तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए टॉपिक के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करूँगा, उसके साथ साथ पॉलिटी का भी 12th क्लास के। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहले हिस्ट्री की यानी इतिहास का एक चैप्टर उठाया मैंने। कौन सा? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब विजयनगर से बच्चों के डाउट ज़्यादा थे। जैसे इतिहास का मैंने पूछा कि भाई, पहले मैंने सोचा पॉलिटी पढ़ाई जाए, पर बच्चों ने बोला कि इतिहास के ये 2 चैप्टर हैं, एक ये वाला और एक ये सूफी संत वाला चैप्टर। 2 चैप्टर में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो यहीं से शुरू की जाए, ठीक है, कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर के ना कुछ पार्ट्स हैं। ये चैप्टर में 3 पार्ट्स में खत्म करूंगा, यानी इस चैप्टर की 3 क्लास आएगी, 1, 2, 3। एक क्लास आ जाइए, एक कल एक परसों, ठीक है। डेली एक क्लास अपलोड होगी। और इस 3 क्लास के अंदर इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, इस दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ सब कॉन्सेप्ट है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये मेरी क्लास देखें तो उस समय बुक लेकर के बैठें, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है। तो उस समय आपके सामने अगर किताब रहेगी तो आप उसमें देखते रहोगे लाइन टू लाइन, ठीक है। मैं भी आपको बुक से समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। आपने अगर वीडियो 1 से 2 या 3 बार देख ली तो उसके बाद आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस एक बार आपको फर्स्ट टाइम तो आपको किताब लेके बैठनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ चैप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि विजयनगर का प्राचीन इतिहास। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। बस चैप्टर के अंदर ये बोला गया विजयनगर साम्राज्य, उसकी जो ऑरिजिन हुआ वो 1336 में हुआ। बुक का हरिहर नाम के 2 भाइयों ने। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता होती है। इसके अलावा जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा पीछे का इतिहास, कि ये विजयनगर साम्राज्य क्या है, कैसे, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है ये हमारे भारत में, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य आपको ऐसा पता है कि ये है मान लो भारत का मैप है, ठीक है ना। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो बस समझना। तो भारत का जो नक्शा है, इसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप पठार, यानी कि पेनिनसुला होता है ये तीनों और पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर यानी कि जो निचला हिस्सा होता है महाराष्ट्र के, जो निचला हिस्सा आज का जो प्रेजेंट महाराष्ट्र है, उसका जितना उसके नीचे जितना निचला हिस्सा होता है वो सारा का सारा दक्षिणी भाग माना जाता है, ठीक है। ये दक्षिण भाग माना जाता है। और उस समय इसके नीचे का जितना हिस्सा था, इन सारे पे किसका साम्राज्य था? विजयनगर का। हाँ, हालांकि बात कह सकते हैं कि भैया दक्षिण में भी तो इतने पे खाली किसका था? विजयनगर था। इतने पे खाली विजयनगर था, विजयनगर। और इसके ऊपर जो ये साम्राज्य था, ये बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। जो बहमनी साम्राज्य था, मतलब अगर मैं इस पूरे साउथ को 2 हिस्सों में बांट दूं, ये देखो 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया, तो जो ऊपर वाला हिस्सा पड़ा ये वाला, ये बहमनी हो गया, और नीचे वाला जो हिस्सा पड़ा ये क्या हो गया? विजयनगर। जो विजयनगर था ये पूरी तरीके से कैसा एक राज्य था? हिंदू राज्य था। कैसा? हिंदू राज्य। और बहमनी कैसा राज्य था? ये मुस्लिम था। कैसा था? ये मुस्लिम था और ये हिंदू राज्य था, हिंदू, ठीक है। हिंदू राज्य और मुस्लिम राज्य। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिस समय ये विजयनगर साम्राज्य इस दक्षिणी भाग में अपना शासन काल चल रहा था, मतलब इसके समकालीन भी तो किसी का इतिहास चल रहा होगा नॉर्थ के अंदर। तो उस समय तुगलक वंश चल रहा था। कौन सा वंश? तुगलक वंश। यानी नॉर्थ में, यानी भारत का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर कौन सा चल रहा था? तुगलक वंश। कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश की शुरुआत हो चुकी थी। अब जैसा पता है तुगलक वंश कब शुरू हुआ था? तो तुगलक वंश 1320 में शुरू हुआ था। तो उस समय इसका 1320 में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर था, उस समय उत्तरी भाग के अंदर तुगलक वंश के अंदर कौन थे जी? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बस आपको इतिहास बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपको बता रहा हूँ कि विजयनगर साम्राज्य कैसे कैसे, इसके बारे में थोड़ा पीछे का पता लग जाएगा ना, तो आपको चैप्टर को समझने में ईजी होगा इस वजह से। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे जी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक टाइम पीरियड रहा है, ये कब से कब तक रहा है? ये 1351 से 1388 रहा है। 1351 से 1388। अब 1388 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरे शासक आते हैं, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक थे उस समय, तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहेंगे कि मेरा कब्जा पूरे के पूरे भारत पे हो। उस समय पूरे भाग पे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, दक्षिणी भाग की तरफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं कि अपनी सेना को भेज देते हैं, कहां पर? जाओ भाई, जीत के आओ दक्षिण को, और दक्षिण को जीत लिया जाता है,
ठीक है, कहने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य को जीत लिया जाता है किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक बुलवाते हैं दरबारी में। अच्छा, उस समय भी, अब ये बात ठीक है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये दो भाइयों ने मिलकर करी थी, जिनका नाम था क्या? हरिहर और बुक्का। ये सभी को पता है जी, ये चैप्टर पढ़ोगे उसके पहले चीज पे पहली लाइन यही है कि विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत थी वो दो भाइयों ने करी, हरिहर और बुक्का। हरिहर था बड़ा भाई और बुक्का था छोटा भाई। और कब करी थी? तो 1336। से कैसे डेट आई यह भी बताता हूं मैं आपको, 1336। तो मुद्दा ये था कि देखो आपको है ना, तो मुद्दा ये 1336 में कर दी थी शुरुआत इन्होंने, ठीक है। इनकी ये 1300, लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी 1336 के अंदर, दो भाइयों ने करी, हरिहर और बुक्का ने। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आया था तब इन्होंने इस पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। जब इस पे आक्रमण कर दिया तो इन दोनों भाइयों को बोला गया दरबार में पेश होने के लिए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पेश होते हैं और बोलते बताइए मालिक क्या कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि अब तुम दोनों को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक इस्लामिक शासक था, ठीक है, और वो पूरे भारत पे यही चाहता था कि पूरा भारत भी एक इस्लामिक हो जाए, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को, बोला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। इन्होंने बोला ठीक है हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, और इन्होंने हंसते हंसते इस्लाम कबूल कर लिया। बोला अब बताओ क्या हुक्म अगला? वो कहता है कि अब एक काम करो कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम अब मेरे आदमी हो गए, अब तुम जाकर के विजयनगर साम्राज्य को फैलाओ, उसका विस्तार करो, ठीक है। ये काम उल्टा इन्हीं को दे दिया गया, हरिहर और बुक्का करके, क्योंकि इन्होंने इसका मन जीत लिया था। इन्होंने बिना बोले इस्लाम कबूल कर लिया और इन्होंने बोला कि आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। तो उसने बोला बहुत ही बढ़िया। अब ये एक तरीके से इसके सेनापति, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति बन करके जाते हैं विजयनगर साम्राज्य को बड़ा करने। अब ये उससे पैसा वैसा भी ले लेते कि मालिक हम पे तो पैसा नहीं है, हम साम्राज्य को बड़ा कैसे करेंगे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इनको पैसा भी देता है, क्योंकि ये मूर्ख शासक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पूरे जो तुगलक वंश है ना उसके सबसे पढ़ा लिखा शासक होता है ये, और सबसे बेवकूफ, ठीक है। इसकी कहानी आप वैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा आपको। और इसने इन दोनों को पैसे वैसे दिए, और पैसे देने के बाद बोला कि जाकर के आप साम्राज्य को विस्तार करो, और ये दोनों आराम से हंसी खुशी आ जाते। और जैसे ही ये अपने क्षेत्र में पहुंचते विजयनगर साम्राज्य में, अब बोलते हैं कि अब हम किसी भी मोहम्मद बिन तुगलक नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पर शासन अपना करने लगते हैं, ठीक है, और अपने आप को और अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, अपडेट कैसे करते हैं? उसी देखो, अपडेट करने के लिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था कि जब विजयनगर साम्राज्य जब 1458 में, आपको पता है, थोड़ा सा इतिहास और बता रहा हूँ, 1498 में आपको पता है भारत के अंदर वास्को डिगामा आता है, और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली होता है, ठीक है ना। और पुर्तगाल से कुछ लोग आते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर के अंदर भी, उसमें लिखा पड़ा साफ साफ कि पुर्तगाल के लोगों ने जो ये विजयनगर साम्राज्य के लोगों को बंदूक चलाना सिखा दिया था, कि बंदूक को कैसे चलाया जाता है, ठीक है ना। तो बाद में इनकी सेना और मजबूत हो गई थी, ठीक है, पुर्तगालियों ने इनको मजबूत कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये फिर अब अपना साम्राज्य यहाँ पर खुद स्थापित कर लेते, विजयनगर के ऊपर खुद का कंट्रोल होता और विस्तार करते काफी ज्यादा। ये थोड़ा सा इतिहास था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य को आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का थोड़ा प्राचीन इतिहास मैंने बताया, ठीक है, इसके अलावा जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होता है आपका पहला, जिसका नाम है हम्पी की खोज। अब ये हम्पी क्या चीज़ है, ठीक है। आज हम्पी के बारे में थोड़ी सी, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड स्टोरी वो बता देता हूँ आपको। तो आपको पता है जिस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर एक मैप बनाऊँ नकली सा, आपको पता है कि ऊपर से एक नदी आती है जिसे कहते हैं हम कृष्ण नदी, और नीचे से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं तुंगभद्रा। ये कुछ इस तरीके का क्षेत्र बनता है, और यहाँ पर एक जगह पड़ती है कर्नाटक, ठीक है जी। और कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक, पहले ये कर्नाटक नहीं था, इसको, इस क्षेत्र को, दो नदियों के क्षेत्र को बोला जाता था दो आब। क्या बोलते थे? दो आब, ठीक है, दो आब। तो यहाँ पर जो जनजाति रहती थी कृष्णा नदी के तट पर और तुंगभद्रा नदी के तट पर, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य तो खत्म हो गया था, तो विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने को ये दोबारा बना ना, तो उस समय यहाँ के जो लोग थे, जो कृष्णा नदी के ऊपर और ये तुंगभद्रा नदी के तट के आसपास के लोग रहते थे, इन्होंने अपने आप में इनको जिंदा रखा था, इस नगर को। और उस समय इस नगर का ये नाम जानते थे क्या? पंपा। क्या नाम थे? पंपा। अब पंपा नदी से ही, सॉरी पंपा नदी कह दिया, पंपा से ही नाम पड़ा क्या बेटा? हम्पी पड़ा। क्या पड़ गया? हम्पी। अब ये हम्पी नाम पड़ा तो पड़ा कैसे? इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। क्या? देखो,
यहाँ पर ये एक देवी की पूजा करते थे जिनका नाम था मातृ देवी पंपा देवी। क्या नाम था? मातृ देवी पंपा देवी। मातृ देवी पंपा देवी एक भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान। क्यों? क्योंकि मातृ देवी पंपा देवी उस समय शिव भगवान की पूजा इसलिए करते क्योंकि वो इनके संरक्षक हुआ करते थे। इन्होंने शिव भगवान की पूजा करी और उनके मतलब इनका पूजा इसलिए करते थे क्योंकि इनको शिव भगवान के एक रूप जिनका नाम था क्या? विरूपाक्ष, यानी विरूपाक्ष मंदिर भी है बेटा, आपको पता है शिव भगवान का, ये वो शिव भगवान का एक रूप है विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष से शादी करना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने तपस्या करी और तपस्या में वो सफल भी रही। क्योंकि जब विरूपाक्ष ये पंपा देवी की या इनको बोलो मातृ देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको वरदान दिया और उनके सामने प्रकट हुए और उनको हेमकुंड में बुलाया और जो पंपा देवी चाहती थी वो हुआ, शादी हुई दोनों की। और बाद में फिर पंपा देवी ने उनसे एक वरदान मांगा कि इस जगह का नाम मेरे ही नाम पर रख दिया जाए, और उस जगह का नाम पड़ गया पंपा। क्या नाम पड़ गया? पंपा। स्थानीय लोगों ने इसका नाम बदल करके पंपा से क्या कर दिया? हम्पी, और इस तरह का इसका नाम पड़ गया हम्पी। और अब बढ़ते आगे चैप्टर के अंदर। तो अब आप किताब पे ध्यान देंगे, ठीक है जी, किताब पे ध्यान देंगे। मैं भी किताब, हाँ मेरे सामने ये किताब, ठीक है, आप कोई भी किताब, मेरे पास आभा है, आप कोई भी किताब कैरी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि विजयनगर, अब विजयनगर का एक क्या मतलब हुआ? विजयनगर, इसके नाम में ही विजय है, यानी विजय का नगर। क्या है ये? विजय का नगर, जिसको विजयनगर कहा जाता है, ठीक है। अब विजयनगर के अंदर ये एक साम्राज्य है, ये दो नदियों के तट पे बसा हुआ है, आपको पता है, अभी मैंने बताया कौन सा, कृष्णा और तुंगभद्रा। उसके बाद 14वीं सदी में इस साम्राज्य का उद्भव हुआ और ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। चरमोत्कर्ष आगे होगा, ये रहा, यहाँ पर बढ़ाऊंगा मैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाद में ये धीरे धीरे खत्म होने लग गया। यानी तकरीबन ये 1565 में पूरी तरीके से लूट लिया गया और धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक इसका अंत हो चुका होता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में खत्म, नामो निशान खत्म, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात आती है, तो यहाँ पर इसकी खोज किसने करी? तो एक थे हमारे मैकेंजी साहब। क्या नाम थे? मैकेंजी। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था उनका पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी। सीधा आप इस पे आ जाएंगे 1 पे, अब यहाँ से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, 1 पे। मैकेंजी, इन्होंने इसको खोज लिया और मैकेंजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ठीक है, काम किया करते थे। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला क्या, अपना पहला सर्वेक्षण एक अपॉइंट किया था। सर्वेक्षण होता क्या है? देखो, अब हुआ ये था ना कि ये जो समय था 1800 का, तो उस समय बहुत विवाद चल रहे थे। अगर इतिहास को थोड़ा सा बताऊं मैं, तो उस समय आपको पता है कि उसके बाद 1857 की क्रांति भी हो गई थी। अब 1857 की क्रांति हो गई थी, तो उससे जस्ट पहले ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो क्राउन बैठा हुआ था, यानी कि जो विदेश में बैठे हुए थे लोग, ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला था भारत के ज्योग्राफिकल एरिया को वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए अपॉइंट किए गए थे कुछ लोग, उसी का ही एक हिस्सा थे ये मैकेंजी साहब, ठीक है। तो इन्होंने इनको ये काम दिया सर्वेक्षण का, क्या सर्वेक्षण करो भारत का। तो इन्होंने सर्वेक्षण के दौरान ही इसकी खोज कर डाली, ठीक है। इनको कुछ डाउट हुआ और ये खोज कर डाली, क्योंकि ये भाई आर्कियोलॉजिस्ट तो थे ही, ठीक है। तो यहां से कुछ अच्छा, उसके बाद इसकी जो जानकारियां मिलती है हमें, वो मिलती है कहां से? विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर से, क्योंकि यहीं के तो स्थानीय लोग थे और यहीं से इनका नाम भी पड़ा है हम्पी, ठीक है। उसके बाद 1856 की बात आती है। 1856 में यहाँ पर कुछ जो भी मंदिर मिले थे उसका ना चित्र वगैरह बनाने लग गए, ठीक है। लोगों ने चित्र प्रस्तुत किए, पर ये 1836 से काम नहीं, और 56 से काम नहीं हो रहा था, ये 1836 से काम शुरू होना शुरू हो गया था। यहाँ के जो अभिलेख, जो मंदिर के जो नक्शे हो गए, ये सब बनाने का काम पहले से शुरू कर दिया गया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज बताऊं कि ये पता है, 2 तरीके के मंदिर का डिजाइन आपने देखा होगा अक्सर। एक तरीके का मंदिर का डिजाइन होता है, एक तरीके का मंदिर का डिजाइन होता है, जैसे कि 2 तरह के मंदिर होते हैं। एक होता है उत्तरी, यानी कि जो उत्तर भारत होता है, ठीक है। एक होता है उत्तर भारत और दूसरा होता है दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत के अंदर जिस तरह के मंदिर बनते हैं उसको बोलते हैं हम नागरा। क्या बोलते हैं? नागरा। और दक्षिण में बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रविड़। क्या बोलते हैं? द्रविड़, ठीक है, द्रविड़। तो ये 2 तरह के मंदिर के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो नागरा मंदिर होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, भाई नीचे से ऐसे हो गया और ऊपर एक इस तरह का मंदिर होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ झंडा लगा होता है कैसे करके, उतनी ड्राइंग अच्छी है नहीं पर काम तो चली जाएगा। इस तरह का मंदिर होता है नॉर्थ के अंदर, ठीक है। और जो दक्षिण मंदिर देखा होगा आपने, वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ऐसे रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ एक ऐसे करके, सॉरी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो स्टाइल होता है ना, स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर, ये होता है साउथ इंडियन मंदिरों का, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के मंदिर का, तो इस तरह के मंदिर का जो नक्शा मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है?
वो हमें मिलता है जो विरूपाक्ष में मंदिर मिले या फिर जो पंपा देवी के मंदिर में मिले, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों का यहाँ पर देखा गया, जैसे मान लो इतिहासकारों ने यहाँ के जो विदेशी यात्री थे, ठीक है, तो जो विदेशी यात्री आते हैं वो उस जो पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ के बारे में कुछ विवरण देते हैं अपने वृत्तांतों के अंदर। वृत्तांत मतलब उनके द्वारा लिखे गए कुछ अभिलेख, उनके अंदर वो लिखते हैं। अब उसके अंदर मुद्दा ये होता है कि जब उसके अंदर वो लिखते हैं तो उसके अंदर वहाँ के कुछ भाषाओं के बारे में भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भाषाएं भी थी जो कि यहाँ बड़ी फेमस थी, जैसे कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ काफ़ी फेमस भाषा थी यहाँ की, ठीक है। उसके बाद तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई। उसके बाद एक उससे पहले भाषा चलती थी जिसका नाम था प्रकृत भाषा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो भाषा चलती थी कन्नड़, तेलुगु, तमिल भी हो गई, ठीक है, तमिल। तो ये बहुत सारी भाषाएं थी यहाँ पर। तो जितने भी ये भाषाएं थे ना उनसे सारा का सारा मैच करवाया गया, जो यहाँ पर अभिलेख मिले, ठीक है, उनसे उन्होंने देखा भाई कि किस तरह की यहाँ की कोऑर्डिनेशन थी, ताकि उनको इतिहास को समझने में थोड़ा मदद मिले, ठीक है जी। आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा ना मैकेंजी के बारे में समझ लेते हैं। मैकेंजी थे, तो जैसे मैंने मैकेंजी को बताया, मैकेंजी अपने आप में एक इतिहासकार थे और उसके साथ साथ वो मानचित्रकर्ता भी थे, वो मानचित्र भी बनाते थे, ठीक है। मानचित्र के अलावा वो एक अभियंता थे, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है, और सर्वेक्षक तो थे ही, ठीक है, तभी तो उनको ये काम मिला था। उसके बाद इनका जन्म होता 1754 में। कब? 1754 के अंदर जन्म होता है इनका, मैकेंजी का। कहाँ लिख दूँ मैं? चलो लिख दिया, नहीं बोल दिया, याद रखिएगा। 1754 में इनका जन्म होता है और किताब में देखते रहना है। 1754 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है 1821 में। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है ना 1821 में, उस समय ये अपने पद पर बने रहते हैं। मीन्स उस समय भी ये एक पुरातत्वविद होते हैं और लगातार विजयनगर साम्राज्य के बारे में खोज ही रहे होते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैकेंजी का काफ़ी बड़ा इसके अंदर रोल रहा है, क्योंकि मैकेंजी ही थे जिनकी वजह से विजयनगर साम्राज्य खोजा गया। इनको कुछ अनुमान हुआ, इनके बाद इन्होंने उसके अंदर अपना जीवन ही पूरा लगा दिया, ठीक है, और इसकी खोज कर डाली। तो इस तरीके से समझ में आया होगा आपको कि विजयनगर साम्राज्य की कुछ खोज के बारे में। अगला है राजनायक तथा सुल्तान, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, राजनायक तथा सुल्तान, ठीक है। आ जाओ जी। तो राजनायक सुल्तान की बात करते हैं। अच्छा, इसमें राजनायक के अंदर बेटा ये जो राजनायक, इसको आप राय कर लो। क्या कर लो? राय। अब ये राय क्या होता है? देखो, राय शब्द का अपने आप एक महत्व होता है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो राजा थे ना उनको राय कहा जाता था, राय। अच्छा, इस राय का क्या मतलब हुआ करता था? तो इस राय का मतलब होता था स्वामी। क्या? स्वामी किसका? लोगों का। लोगों के स्वामी को क्या कहा जाता था? तो राय कहा जाता था। लोगों के स्वामी को क्या कहा जाता था? राय, ठीक है। अच्छा, इस वजह से राय नायक तथा सुल्तान तो खैर जो उपाधि थी ये दिल्ली सल्तनत में दी जाती थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद सुल्तान को हटा दिया गया, सुल्तान की उपाधि को फिर तिरस्कार कर दिया गया था, फिर रखते नहीं थे। तो परंपरा की बात करते हैं। परंपरा और अभिलेखों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, हरिहर बड़ा, बुक्का छोटा। अच्छा, उसके बाद ना ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर टोटल 4 वंश भी चले थे, आगे बताऊंगा। तो हरिहर और बुक्का ये कौन से वंश से थे? हरिहर और बुक्का ये कौन से वंश से थे? ये दोनों संगम वंश थे। कौन सा? संगम वंश होता है हरिहर और बुक्का, उसमें हरिहर और बुक्का संगम वंश थे, ठीक है, ठीक है जी। संगम वंश से कौन कौन थे? हरिहर और बुक्का। उसके बाद देवराय आते हैं, देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय आते हैं, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन आते हैं और लास्ट में विरूपाक्ष आते हैं। तो ये कुछ इतिहास रहा है संगम वंश का। फिर संगम वंश खत्म होता है, फिर संगम वंश के बाद दूसरा वंश शुरू होता है जिसका नाम होता है सालून वंश, फिर तुलुग वंश, फिर आर्वीडु वंश, ठीक है। पहला क्या हो गया? संगम वंश। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया सालून वंश, और तीसरा हो गया तुलुग वंश, और चौथा हो गया आर्वीडु वंश। पहला कौन सा? संगम वंश, दूसरा सालुग वंश। पहला संगम वंश, दूसरा सालुग वंश, तीसरा कौन सा? तुलुग वंश, और चौथा आर्वीडु वंश। ये चारों वंश थे, ठीक है। अब इस चारों वंश की ना एक ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक, जिसका नाम क्या होता है? इस ट्रिक का नाम होगा, आप देखो, संगम सतुआ। कैसे? देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। संगम सतुआ, संगम से तो आपका संगम वंश हो गया। सा से क्या आ गया? सा से आ गया आपका सालुग वंश। क्या आ गया? सालुग वंश, हाँ जी, सालून वंश, ठीक है। और दूसरा तू से क्या आ गया? तू से आ गया तुलुग वंश, तुलुग वंश। और ये जो बचा आ से क्या आ गया? आर्वीडु वंश, आर्वीडु वंश, ठीक है।
तो ट्रिक क्या हो गई, मतलब ये 4 वंश हैं जो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर है। कौन कौन से? पहला संगम वंश, संगम सतुआ, शॉर्टकट क्या है? संगम सतुआ। तो संगम वंश, दूसरा कौन सा हो गया? सालून वंश, तीसरा कौन सा हो गया? तुलुग वंश, और चौथा कौन सा हो गया? आरवीडु वंश। ठीक है, ये टोटल 4 वंश चले थे। तो ये दोनों भाई कौन से वंश से थे? संगम वंश से थे। संगम वंश में पहला ये आ जाते हैं, संगम वंश के अंदर पहला हरिहर बुक्का। ठीक है, पहला कौन सा आ गया? हरिहर बुक्का। दूसरा कौन सा जाते हैं इसके अंदर? एक सेकंड लगा लो इसके अंदर। पहला कौन सा आ गए? हरिहर बुक्का। उसके बाद कौन सा आते हैं? कृष्णदेव राय प्रथम। फिर कौन सा आते हैं? कृष्णदेव राय द्वितीय। फिर कौन सा आते हैं? मल्लिकार्जुन। फिर कौन सा आते हैं? विरूपाक्ष। उसके बाद फिर दूसरा वंश शुरू हो जाता है। कौन सा? दूसरा वंश शुरू होगा सालून वंश। ठीक है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा था राय, नायक तथा सुल्तान। तो राय नायक आपको पता लग गया। नायक वही जो लोगों की रक्षा करता है, उसे नायक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक वर्ड और आएगा आगे, इसे कहेंगे अमर नायक। क्या कहेंगे? अमर नायक। अमर नायक। तो नायक का मतलब तो आपको पता है, जो लोगों की रक्षा करते हैं। इस अमर का मतलब अमर मत समझ लेना कि ऐसे लोग जो अमर होते हैं उनको अमर नहीं कहा जाता है, मतलब कहा जाता है लेकिन यहां पर नहीं कहा जाता है। अमर उनको कहा गया जो व्यक्ति कौन होते थे? जो व्यक्ति युद्ध करते थे। कौन करते थे? युद्ध, या फिर लड़ाई करते थे। लड़ाई, युद्ध या लड़ाई करते थे। लड़ाई। ठीक है जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, ये वीडियो बन रही है ना, स्टॉप देना चल रहा है, बीच में लगता है स्टॉप ना हो जाए। हाँ, तो युद्ध या लड़ाई कहा जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं अमर नायक। ठीक है, आगे बढ़ाएगा। तो जो ये राजनायक वाला वंश था ना, इसका हिसाब किताब क्या था? इसका हिसाब किताब ये था कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा इसके भी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ना कई साम्राज्य आए, ठीक है, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया राजनायक सुल्तान के अंदर। ठीक है, और उनकी वजह से यहाँ की संस्कृति बढ़ी, यहाँ की सभ्यताएं बढ़ी, यहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ। तो उसके अंदर तमिलनाडु में चोलों का शासन होता था, और कर्नाटक के अंदर होयसालो, कर्नाटक के अंदर होयसालो। दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको पता है तमिलनाडु में किनका शासक हो रहा था? ये भी मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, ये मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये रहा। यहां पर जो था तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर किसका शासक था बेटा? चोलों का। किसका? चोलों का, चोलों। और कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। आप बोलो भाई कर्नाटक तो नहीं, वो पहले की बात हो रही है भाई, अभी की नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो काफी सारे वंश है ना, उससे भी पहले, ये इससे भी पहले के हैं। ठीक है, चोलो वंश के, उसके बाद होयसाल, होयसाल, होयसाल। ये 2 वंश थे जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, और क्या? और यहीं के जो लोग थे वो मैंने जैसे कि आपको बताया, यहीं के लोगों को राय कहा जाता था, यानी कि यहाँ के जो राजा थे उनको राय कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि राय का मतलब होता है स्वामी, और ऐसा स्वामी जो लोगों के लिए हो, लोग यानी राजा, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया, देखो खत्म, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य था ना, तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर उसी समय यहाँ के जो समकालीन लोग थे वो विजयनगर साम्राज्य को एक नाम और से जानते थे। ये क्या बोलते थे? इसको कर्नाटक साम्राज्यमु, क्या कहा जाता था? कर्नाटक, कर्नाटक साम्राज्यमु भी कहा जाता था। ठीक है, ये आपके थोड़ा हाईलाइट के अंदर है, और कुछ नहीं, कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो अलग नहीं किया। दूसरा 2.1 आ जाओ। 2.1 में शासक और व्यापारी, थोड़ा तेज लग जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, तो करना इसके अंदर क्या होता था कि शासक और व्यापारी की बात। तो शासक कौन होता था भाई? जो शासन करेगा। ठीक है, राजा का, और राजा के पास अपने कुछ क्या होते थे? सेना होती थी। कि राजा, क्योंकि राजा तभी जब तक उसकी सेना दमदार है, वरना तो ढेर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ की सेना बड़ी ज्यादा अनुभवी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेना जो थे ना, घोड़ों में बहुत तेज होते थे। अश्व धारक कहते थे उनको, अश्व धारक, क्योंकि वो क्या धारण करते थे? अश्व। इनकी जो विजयनगर साम्राज्य थे ना, इनकी ज्यादातर लड़ाइयाँ घोड़ों से जीत लेते थे, यानी ये बहुत अच्छे घुड़सवार होते थे ये सब। ठीक है, उसके बाद इसीलिए इनको ये जो इनको घोड़े बहुत जरूरी होते, तो ये मध्य एशिया से घोड़े मंगाते थे। कहाँ से? मध्य एशिया से ये घोड़े को मंगवाते थे। ठीक है, एशिया, अरब के घोड़े होते थे, अरबों के। ठीक है ना, अरबों मतलब पैसा नहीं, अरब से आते थे, अरब देशों से आते थे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो एक वो बनाया गया, अब जैसे विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक समूह बनाया गया, समूह कि जिसका काम है अरब देशों से क्या? घोड़े मंगवाना। ठीक है, और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? कुदिरई चट्टी। क्या कहा गया? कुदिरई
चेट्टी, कुदिरै चेट्टी कहा गया। ठीक है, ये कुदिरै चेट्टी कौन है? ये कुदिरै चेट्टी एक समूह है जो क्या काम करता है? विजयनगर साम्राज्य के लिए अरब देशों से घोड़े मंगवाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद 1800, जैसे कि मैंने आपको बताया 1458 के अंदर, 1498 मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पुर्तगाल आए थे और पुर्तगाल ने इनको क्या चलाना सिखाया? बंदूक चलाना सिखाई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य और भी फेमस था कई चीज़ों के लिए। विजयनगर साम्राज्य और फेमस था किस चीज़ के लिए? अपने वस्त्रों के लिए। किस चीज़ के लिए? वस्त्रों के लिए, मसालों के लिए। आपको पता होगा जैसा कि जब वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, और जब यहाँ से गया वो, तो वो उस समय वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन गया था जहाँ पर वो पुर्तगाल वापस गया था, क्योंकि वो यहाँ से जो उस समय जब केरल में आया था सबसे पहले वो, तो केरल के राजा ने उसको भर भर के मसाले दिए थे। ठीक है, और वो मसाले वहाँ पर बेच के वो फेमस हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर, ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग ज़्यादातर मांस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिसकी वजह से मांस के अंदर मसाला लगा के खाने में और मज़ा आ जाता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो मसालों का बहुत यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, इसी वजह से दोबारा आया वो, जाने के साथ 1500 के 1502 में आया था। ठीक है, और यहीं मर गया था मलेरिया की वजह से। ठीक है, इतना पता है। तो वस्त्रों और मसालों का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था कहाँ पर? इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ये फेमस भी था इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य भाग, देखो यहाँ पर अब ना विजयनगर साम्राज्य का कुछ थोड़ा सा विस्तार हो गया। क्या क्या विस्तार हुआ? देखो इन्होंने क्या क्या जीता। इन्हें रायचूर जीत लिया। क्या जीत लिया? रायचूर। ये रायचूर क्या है? तो रायचूर बेटा कुछ और नहीं, रायचूर ये दोआब जो क्षेत्र था ना, दोआब, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, उसको रायचूर के नाम से जाना जाता है। वो जीत रहे इन्होंने। उसके बाद विस्तार हो रहा है ये। उसके बाद उड़ीसा को जीत लिया। उड़ीसा को जीत लिया। अच्छा, उड़ीसा कब जीता? ये 1514 में जीता था, और ये 1512 में जीत लिया। ठीक है, उसके बाद और एक और जीत लिया इन्होंने। क्या जीत लिया भाई साहब? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर को हरा दिया। बीजापुर इसके ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, कब हरा दिया? 1520 में। कब हरा दिया? 1520 में बीजापुर को भी हरा दिया। ठीक है, उसके बाद विजयनगर के बाद अब साम्राज्य खत्म, हरिहर बुक्का चले जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद दूसरा साम्राज्य, मतलब इसकी जगह पे कोई और बैठेगा। तो इसी वंश के अंदर कौन? कृष्णदेवराय आ जाते हैं। आपको पता है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे अच्छे शासकों में उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बाद कृष्णदेव राय आते हैं, और वो इसका विस्तार और ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उनके काल में, उसके बाद ऐसा माना था, उसके बाद जो आए राजा उन्होंने उसका विस्तार नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तभी तो संगम वंश से क्या बन गया बेटा? दूसरा कौन सा? सालून वंश। क्योंकि जो संगम वंश के जो सेनापति थे ना, उनका नाम था सालून, और इन्होंने इसी को चटका दिया, मार दिया। और जब मार दिया तो फिर अगला वंश कौन सा आएगा? सालून वंश। और सालून वंश को कौन चटका देगा? तुलुग वंश। तो अगला वंश तुलुग हो जाएगा। और तुलुग वंश को कौन चटका देगा? तो जिनको चटका देंगे आरवीडु वंश वाले, अगला आरवीडु हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है। उसके सेनापति, इसके सेनापति इसको मार देंगे तो खुद का राज्य हो जाएगा, फिर उसका सेनापति उसको मार देगा तो उसका राज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से वंश बदलने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, कृष्णदेव की मृत्यु हो जाती है 1529 में। कृष्णदेव की मृत्यु हो जाती है 1529 में। कहाँ लिख दूँ? नीचे तो दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा, यही लिख देता हूँ 1529। वैसे जब मैं किताब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़वा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपने किताब हाथ में रखी है तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, तो कृष्णदेव की जब मृत्यु हो जाती है 1529 के बाद, तो कहीं ना कहीं, अच्छा, कृष्णदेव दो तरह, कृष्णदेव प्रथम और कृष्णदेव द्वितीय दो थे। ठीक है ना, तो कृष्णदेव द्वितीय थे ना, वो और खतरनाक थे। उनको बोला जाता था, उनका नाम एक तरीके से था गजवेटका। क्या कहा जाता था? गजवेटका। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, गजवेटका कहा जाता था। वेटका, गजवेटका इसलिए क्योंकि उनको हाथी मारने का शौक था, वो हाथी मार देते थे, मतलब इतनी ताकत। गजवेटका के नाम से जाना जाता था। किसको? कृष्णदेव राय द्वितीय को। ठीक है, अब जब कृष्णदेव राय द्वितीय का जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मल्लिकार्जुन आएंगे, फिर मल्लिकार्जुन के बाद कौन आएगा? विरूपाक्ष। तो उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वंश शुरू हो जाएगा। आगे चले, अब आगे इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब अगला है कॉन्सेप्ट कौन सा? राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। यानी कि यहां राज्य एक तो बहुत ऊपर जाएगा, एकदम ऊपर, और यहां पर सीधा नीचे आ जाएगा। ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये आपको पता है, एक सेकेंड,
ये मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट में पूरा पढ़ा दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जस्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, ये वाला जो मैंने कृष्णदेव राय और ये जो मैंने इसका जो विस्तार बताया इसी का पार्ट था, है ना। फ्लो में निकल भी गया, पता भी नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही हुआ। वीडियो लंबी जारी चली जाती मेरे तो लगता, तो इसके साथ इसी का कॉन्सेप्ट भी निकल गया, ठीक है। तो ये जो आपने देखा ये सारा का सारा, जब इसको इस क्षेत्रों को बढ़ाया गया तो उस समय जो यहाँ के शासक थे वो कृष्णदेव थे जिन्होंने इसको इतना ऊपर चढ़ाया था। तो इस समय क्या होगा, चरमोत्कर्ष तो हो गया और पतन भी होगा इसका, क्योंकि पतन का जो डेट है ना वो तकरीबन 1526 के बाद शासन इनका धीरे धीरे ढीला पड़ने लग गया, और ढीला पड़ते फिर अब राज्य जो था वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था, और लास्ट में जब आरवीडू हाथ में आया तो आरवीडू के हाथों में आया, उसके बाद तो ये पूरा खत्म हो गया, यानी कि 1700 शुरू होते होते तक विजयनगर साम्राज्य खत्म हो चुका था, ठीक है। इसका अंत हो गया विजयनगर साम्राज्य का। अगला क्या है, अगला है राज्य और नायक, ठीक है, राज्य और नायक देखेंगे जरा। तो राज्य और नायक, तो राज्य और नायक के अंदर, सॉरी राज्य ऊपर था, राय तथा नायक। राय तो पता है कौन है, राय राजा को कहा जाता है, और नायक, अच्छा नायक कौन हुआ करते थे, तो जो सेनापति होते थे ना, यानी राजा है, राजा की कोई सेना होती थी, वो सेना के लोगों को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, नायक, और इनको नायक भी कहा जाता था, और इन्हीं को एक नाम से जाना जाता था, अमर नायक। क्या नाम है, अमर नायक, दोनों इन्हीं को जाना जाता था, ठीक है, नायक वाले को। अब ये क्या करते थे, ये वहाँ के जो ग्रामीण होते थे यानी किसान, उनकी मदद करते थे, उनकी रक्षा करते थे, ठीक है। अब तो रक्षा करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी पहरेदारी होती थी, है ना, किनकी, नायकों की, यानी कि अमर नायकों की। ये पहरा देते थे पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बेटा ऐसा था ना, जैसे विजयनगर साम्राज्य ऐसा मान लो घेरा हुआ था, उसको ना घेराबंदी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा मैंने घेर दिया, बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे आपने देखी चीन की दीवार, क्योंकि उससे मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए चीनियों ने वो इतनी बड़ी दीवार बना दी थी, ठीक है ना। तो वैसे इन्होंने भी आक्रमण से बचने के लिए अपने जो राज्य था उसके चारों तरफ किले बनवा दिए थे, बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी थी, ठीक है। अब मुद्दा ये था कि आप जब किले बनवाओगे तो आप सिर्फ उतने में किले बनवाओगे ना जितने आप रहोगे। इन्होंने किले उतने में बनवा दिए जितने में इनकी खेती थी, ठीक है ना। तो मान लो कि इतने से एरिया में रहते हैं और चारों तरफ इनकी खेती है, तो इन्होंने सिर्फ इतने एरिया को नहीं घेरा जितने में रहते थे, इन्होंने पूरे एरिया को ही घेर दिया, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कंट्रोल हो जाए, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, वीडियो ठीक चल रही है, सारे के सारे लोगों को कंट्रोल हो जाए। क्योंकि अगर मान लो, जैसे आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बताऊं मैं, तो आप सबने मूवी देखी वाली पद्मावती, तो पद्मावती के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजा रतन सिंह के महल के बाहर खड़ा हो गया। अब राजा रतन सिंह का महल था बहुत बड़ा, ऊंचा था, काफी ऊंचा था, ठीक है ना, और ऊंचाई पे था, और उसके बाहर ही 2-3 साल तक वो बैठा रहा, ठीक है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कि भाई उसको लड़ाई करनी है, और वो बाहर आ ही नहीं रहे थे। अब इतने लंबे समय तक देश, एक राज्य कैसे चलेगा, क्योंकि उस राज्य को भूख भी लग रही है, अनाज भी चाहिए, ठीक है ना। अब अनाज की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि किसान उगा तो नहीं पा रहे, उगाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, और बाहर बैठी है सेना पूरी की पूरी आप ही के लिए, जैसे आप जाओगे वो आपको मार देगी। तो कहीं ना कहीं और जो राजा रतन सिंह हारे थे उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनके पास खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था, खाने के लिए अनाज नहीं बचा था, ठीक है। और यही बात कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ के राजा इतने समझदार थे कि यही सेम कंडीशन ये ना फेस करें, जिसके लिए इन्होंने सिर्फ राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जितना इनका कृषि का क्षेत्र था उसको भी घेर दिया, ठीक है। तो इसके कुछ अच्छे इफेक्ट भी पड़े कि हाँ भी देखो युद्ध से बच जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब बाहर वो कितना भी घात लगा कर बैठे रहे सालों तक कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अंदर ही खेती होगी और अंदर ही लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके कुछ हानियां भी, जैसे मान लो कि इसके अंदर पैसा बहुत लग गया, क्योंकि इतने बड़े एरिया को घेरना अपने आप में एक बड़ा काम था, ठीक है ना। तो उस समय एक फारस से एक आए थे यात्री, उन्होंने भी इस चीज़ की तारीफ करी, है ना, कि भाई क्या काम कर रखा विजयनगर साम्राज्य वालों ने, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। अब यहाँ जाओ, तो ये क्या करते थे, इस पूरी किलेबंदी के ऊपर ना नायक जो थे वो पहरा देते थे, ठीक है, पहरा देने का काम करते थे, और सबके लिए अलग अलग जगह फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में एक चीज और बता दो, इन नायकों को ना एक इक्ता प्रणाली लिया गया था, इन नायकों को इक्तेदारी दी जाती थी। क्या दी जाती, इक्तेदारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, आपको पढ़ोगे जब तो उसमें एक वर्ड आएगा इक्ता। अब इक्ता से घबराना नहीं है, इन नायकों को इक्ता है, इक्ता, इस इक्ता को हम इक्तेदारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्तेदारी, इक्तेदारी, ये होता क्या, तो इक्तेदारी की जो प्रथा है ना, ये विजयनगर साम्राज्य की नहीं भाई साहब, ये किसकी है, ये है
गुलाम वंश की, किसकी? गुलाम वंश, गुलाम वंश से इन्होंने लिया है। और गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? तो गुलाबुद्दीन, जैसा आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो थे, पर वो सुल्तान नहीं बने थे। सुल्तान की उपाधि तो ग्रहण की थी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है जी। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने दरबार में एक चालीसा दल गठित किया। क्या गठित किया? चालीसा। क्या दल गठित किया? चालीसा दल। यहाँ लिख देता हूँ चालीसा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं चालीसा। चालीसा दल, चालीसा दल में क्या होता था कि 40 लोग होते थे जो कि समझदार होते थे और राजा को सलाह मशवरा देते थे, ठीक है। और यही चालीसा दल जो था, इसने एक सिस्टम लॉन्च किया। क्या? इक्ता प्रणाली। कौन सा? इक्ता प्रणाली। और इक्ता प्रणाली जो थी वो सैनिकों को दिए जाने वाला वेतन हुआ करता था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे वेतन कैश में मिलता है ना, उस समय मिल सकता था भाई मोहरे के रूप में, सोने के रूप में। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम अपने सेना जो सैनिक है ना, उनको जो पैसा है या उनका जो वेतन है वो हम जमीन के तौर पे देंगे। क्या देंगे? जमीन, भूमि देंगे। इक्ता का मतलब हो गया भूमि, भूमि या भूमि का टुकड़ा, ठीक है जी। तो भूमि का टुकड़ा या भूमि ये देते थे, जिसको इक्ता प्रणाली कहा गया या इसको इक्तेदारी भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गुलाम वंश से। और गुलाम वंश एक सल्तनत वंश है। सल्तनत वंश में 5 वंश आते हैं ना, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तेलुगु, चौथा सैयद और 5वां लोधी, और उसके बाद फिर मुगल वंश शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये गुलाम वंश का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, तो नायक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं नायक के बारे में, फिर ये खत्म करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एकता प्रणाली देखो, एकता प्रणाली आ गया। एकता प्रणाली के बाद यहाँ के लोग कैसे भाषा बोलते थे? जो नायक होते थे कन्नड़ बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग भाषा। तो नायक क्या बोलते थे? कन्नड़। कहाँ गया नायक? नायक हीरा। नायक क्या बोलते थे? कन्नड़, कन्नड़ भाषा बोलते थे, ठीक है जी, कन्नड़। उसके बाद अच्छा, यहाँ की जो सेना थी बहुत ही ताकतवर थी, ठीक है। और यहाँ के सेना को अमर नायक कहा जाता है, तो जो मैंने आपको बता दिया गया है। और धीरे धीरे जैसे ही ये शासन किसके हाथों में आ गया, जैसे ये शासन इनके हाथों में आया, आरवीडू के हाथों में, तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये थे टोटल 4, मैंने जो आपको लिख के बताया था यहाँ पर। पहला हमने पढ़ा क्या? विजयनगर का प्राचीन इतिहास थोड़ा सा देख लिया। फिर हम्पी की खोज मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको। फिर राज्य, नायक तथा सुल्तान, फिर राज्य और व्यापारी, फिर हो गया राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। अगला हो गया राय तथा नायक, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए। तो अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है 3 है, ये टोटल 6 कॉन्सेप्ट है टोटल इसके अंदर। तो मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर सकूँ, अगले में मैं 3 और 4 क्लियर कर दूंगा, 3 और 4, और उसके अगले में 5 और 6। तो टोटल 3 क्लास बनेगी इसके, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये देखो, पढ़ो और किताब सामने रखना, तभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद एक बार किताब भी ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। और जब ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा, ठीक है। आंसर्स नहीं डालूंगा, पहले उसके क्वेश्चंस डालूंगा। वो क्वेश्चंस आप खुद लगाने की कोशिश करना कि बन रहे नहीं बन रहे, क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप खुद स्टोरी बना के भी लिख सकते हो उसकी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।